दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पे। मेरा नाम है विकास। आरओ संपूर्ण सीरीज का 10वां एपिसोड में लेके आपके सामने उपस्थित हूं। इतिहास यानी जो हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास पे जो आए हुए प्रश्न होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी सीरीज हम कर रहे हैं। हम लोग अभी मिसलेनियस पे हैं, तो हमने एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न के बहुत से प्रश्नों को देखा है और भी जो प्रश्न बच गए हैं उनको भी कवर करेंगे। सभी प्रश्नों को संपूर्ण तरीके से डिटेल में हर कोण, दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कवर किया जाएगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज को देखते रहिए। इस प्लेलिस्ट को आप कहीं पे पिन कर लीजिए और वहाँ पे वीडियोज़ को देखते रहिए। नहीं देखा है तो पिछले 9 वीडियोज़ को देखिए। और किसी सब्जेक्ट को और जल्दी शुरू कराना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें बताइए या लाइव चैट में हमें बताइए, जैसे भी आप बताना चाहें बताइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी आरओ एआरओ की तैयारी अधूरी रह जा रही है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, तो studiiq.com पे विजिट कीजिए। स्टेट सेक्शन में आरओ एआरओ को कोर्स को जाकर देखिए कि कितने बेहतर तरीके से बेहतरीन कोर्स क्यूरेट किया गया है आप लोगों के लिए। उसकी डिटेलिंग देखिए। अगर आपको लगता है कि इसके द्वारा आपको सफलता मिलेगी, जो कि जरूर मिलेगी, अगर आप अक्षरशः पालन करते हैं, मेहनत करते हैं, अनवरत अभ्यास करते हैं, जरूर मिलेगी, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं दिए गए नंबरों पे बात करके, या बहुत साधन मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी समय है आपके पास, जुट जाइए, लग जाइए। बहुत समय नहीं है, अभी त्योहार आएंगे, बहुत व्यस्तताएं बढ़ जाएंगी। इन त्योहारों को भी मैनेज करें, इस प्रिपरेशन को भी मैनेज करें, इस तैयारी को भी उसी तरीके से ले चलें। ये आपसे आग्रह है। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड रहिए, सोर्सेज लिमिटेड रखिए, लेकिन जो सोर्सेज हों उनको लगातार, जिसे कहते हैं कि अभ्यास के थ्रू, कठिन अभ्यास के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए। वो कहते हैं ना कि रसरी आवज जाते सिल पर परत निशान, वो आएगा, वो असर आएगा, वो रिजल्टेंट आएगा, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जहां से छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित सूची को हमें सुमेलित करना है कि यहाँ पे कुछ यात्री हैं और यहाँ पे उनका समय देखा हुआ है कि वो कब के समय पे आए थे। तो अब जैसे हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची, रॉल्फ फिच की बात हो गई है। हम सबको पता है कि हॉकिंस का समय था, ये 1608 का समय था। टॉमस रो का समय 1615 का समय था। मनुची का 1653 का था। रॉल्फ फिच का 1585 के आसपास का समय था। देखिए, ये जिस समय पे आए, जो मुगलिया शासन था, कौन सत्ता में था। अब जब आप 1585 की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस समय यहाँ पे आपको कौन दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अकबर, दिख जाएंगे। ठीक है, अकबर दिख जाएंगे। अब आपको अगर अकबर दिख रहा है तो आपको पता है कि उनसे पहले हुमायूं थे, हुमायूं के पहले थोड़ी देर शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी से पहले भी हुमायूं थे, उससे पहले बाबर थे। अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर आता है। तो जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। क्रम पता होना चाहिए, किसके क्रम में कौन यात्री आया, किस तरीके से किन किन चीज़ों पे निगोशिएशन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाली गई तो कैसे डाली गई। अगर क्या कहते हैं वास्को डिगामा आया तो अगर 1498 में आया था, कलिकट में आया तो किसके दू आया, क्या चीज़ आई थी। यू शुड बी नोइंग ऑल द डिटेल्स इन अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज, लाइक कालक्रम के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से यू मस्ट नो द थिंग्स। ठीक है, सो द आंसर इज एफ 2143। यस, द आंसर इज बी। उत्तर इसका बी है। बी इसका करेक्ट उत्तर है 2143। ठीक है, देखा जाए अगर इसके आगे का, तो अगला ये लिखा हुआ है हॉकिंस का, टॉमस रो का, मनुची का, सबका समय दिया हुआ है। यहाँ से आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला एक और बात, सूची को मिलाना है। यहाँ पे कुछ जगहों के नाम है, यहाँ पे उन विदेशी आक्रांताओं के नाम है, उन लोगों के नाम है जिन्होंने यहाँ पे अपने कारखाने स्थापित किए, यहाँ पे अपने को मजबूत किया, आधारशिलाएं रखी। तो पूछ रहा है कि इसे सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, अब देखिए कि अगर देखें पौंडीचेरी का, तो पौंडीचेरी फ्रेंच, अभी भी वहाँ पे फ्रेंच, जब फ्रांस में इलेक्शन होता है तो अभी भी वहाँ पे बूथ लगाए जाते हैं। ठीक है, गोवा आपको पता है कि अभी भी पुर्तगाली कल्चर दिख जाएगा, पुर्तगाली लोग दिख जाएंगे, पोर्टुगीज लोग मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये जब आपने ए का 2 लगाया, बी का 3 लगाया, तो मेरे ख्याल से 2, 3 और किसी में ऑप्शन है, जो सीधे ही आपको पता चल गया कि ए उत्तर है। लेकिन और देख लेते हैं, ट्रानिक बार की जब बात आती है तो सी का यहाँ पे हो जाएगा डेनिश 4th, और मद्रास डच आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। तो एकदम क्लियर यहाँ पे हो रहा है कि उत्तर क्या है। देखिए, 2 को ही आपने सही से साध लिया, अगर 2 को यहाँ पे सही से साध लिया तो आपको आंसर एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट आंसर मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार हमें घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न को देख के, ऑप्शंस को देख के समझिए, थोड़ा सा जूझिए, स्ट्रगल कीजिए, उत्तर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगला प्रश्न अगर देखा जाए
तो यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी हैं और उनसे जुड़े उनके स्थान हैं, ठीक है। अब जब क्रांतिकारी और उनसे जुड़े स्थान की बात आती है तो देखिए नाना साहब, हम सबको पता है कि कानपुर में जो नाना साहब थे उनका एक्टिविटी 100% थी। वहां पे उन्होंने 1857 के विद्रोह का माफ कीजिएगा नेतृत्व किया, ठीक है। नवाब हामिद अली खान दिल्ली, कल हमने एक जो लास्ट हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हमने एक और बिंदु पे बात की थी, वो क्या था कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वो कौन थे जिनको बहादुर शाह जफर, जो 1857 के क्रांति के मेन लीडर थे, जिनको वास्तविकता में जिन अध्यक्षता सौंपी गई थी, उन्होंने बख्त खान, मैं बाद अब नाम ले लिया हूं, तो बख्त खान को किस उपाधि से क्या कहते हैं उपाधि से उनको उपाधित किया था, वो क्या नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब अगला है कि मौलवी अहमदुल्ला, बिल्कुल लखनऊ से थे। और भाई मनीराम दीवान, असम के द फेमस मनीराम आसान, अगर आप देखिए तो डी का 4 अगर देखें तो सिर्फ एक ही में है, ठीक है। और सिर्फ इसको अगर मिला लेंगे तो सब मिल जाएगा। ऑल दो नाना साहब कानपुर बहुत फेमस है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वहां पे तो आप मिला दीजिए और उन दो को मिला के देखिए कि कोई मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो सही उत्तर वही मिल जाएगा, और क्या स्ट्रगल करना है ना। तो कई बार आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए, देखते हुए, समझते हुए अपने जो निहितार्थ है, जो यथार्थ है, जो एग्जैक्ट उत्तर है, मंतव्य है, गंतव्य है जो आपका, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। अगला क्या है यहाँ पे देख लीजिए, नाना साहब कानपुर, ये दिल्ली, ये लखनऊ, ये असम, ठीक है। और भी हैं, मौलवी अहमदुल्ला खान जो है ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, लखनऊ फैजाबाद में ये भी थे। अहमदुल्ला शाह, ये लाइट हाउस से किया जाता है, ठीक है। तमाम चीज़ें अब ये पूछा भी गया हुआ है, प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है। अब देखिए गोपत ब्राह्मण जिससे संबंधित है ये वही है जो हमारे 4 वेदों में से जो एक वेद है, ठीक है, जो सबसे पुराना वेद है, ठीक है, जो सबसे पुराना वेद है। और सही बात है कि वेदों को क्रम से जब हम पढ़ते हैं और उनकी जिसे कहते हैं ना कि यथार्थता को लेते हुए जब पढ़ते हैं, सबसे पुराना वेद जिसमें तमाम मंत्रों से जुड़ी बातें हैं, तमाम देवी देवताओं से जुड़ी बातें हैं, जहां पे अग्नि को लेके, वरुण को लेके, इस तरह के देवी देवताओं पे मंत्र लिखे गए, जहां पे अपाला घोषा जैसी विदुषी महिलाओं ने तमाम मंत्रों को, हाइम्स को वहां पे लिखवाती हैं, जहां पे बात की जाती है क्या कि हमारे जो हमारा एज एन मनुष्य, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसकी आधारशिला रखी जाती है, वो हुआ हमारा ऋग्वेद, ठीक है, वो हमारा हुआ ऋग्वेद। उसके बाद के जो तीनों वेद हैं, चाहे वो सामवेद हो, ठीक है, या उसके बाद का यजुर्वेद हो, या उसके बाद का अथर्ववेद हो, ठीक है, ये जो सारी चीजें आती हैं ये ऋग्वेद के बाद ये तीनों वेद लिखे गए हैं। तो जो आदि वेद है वो ऋग्वेद को कहा जाता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है गोपत ब्राह्मण की बात कर रहा है, और जब गोपत ब्राह्मण की बात की जाती है तो आपको पता है कि अथर्व ऋषि से जुड़ा है अथर्ववेद, और अथर्ववेद में चाहे आप मैजिकल चार्म की बात किया जाए या इस तरह की चीजों का वर्णन आपको अथर्ववेद में मिल जाता है, ठीक है। तो जब आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो आपको एक्सटेंसिव एक डायरेक्शन मिलती है तमाम वेज में, तमाम तरीकों से जो भारत में जो वर्णा सिस्टम है या वर्णन सिस्टम के जो समांग जो उसके पैरेलल सिस्टम चलते हैं उनको एक्सप्लोर करने का, समझने का, ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसका ये जब आप वेदों को देखते हैं, वेदों की महत्ता जानते हैं कि सामवेद किससे जुड़ा हुआ है। मैं पूछूं आपसे कि कौन सा वेद है जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, म्यूजिकल जो एक्टिविटी है उससे जुड़ा हुआ है, कौन सा वेद है जो चमत्कारों से जुड़ा हुआ है, कौन सा वेद है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके उपवेद भी पता होना चाहिए कि अगर ये यजुर्वेद है तो इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद किसका उपवेद है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप समझिए, देखिए, बेसिक्स में थोड़ा सा जाइए। तो उत्तर है इसका अथर्ववेद, ठीक है। गोपत ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से, ठीक है। गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय, कौशिक, ये सब उसी समय के हैं, ठीक है। शतपथ तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से है, ठीक है। पंचविश तांडव ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और भी आप देख लीजिए यहाँ पे ऐतरेय और कौशिकी नामक ब्राह्मण ये ऋग्वेद का है। तो सभी जो वेद है ना, सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है। लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है, गोपत के बारे में पूछा, तो ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। तो उसको याद कर लीजिए चीजों को। जब ऋग्वेद लिखिए, यजुर्वेद लिखिए, सामवेद लिखिए, अथर्ववेद लिखिए, तो सबसे लास्ट वाला अथर्व था। क्रम से लिख लीजिए कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किसका उपवेद कौन सा है, किसमें क्या, इसके मैजिकल चार्म की बात है, किसमें म्यूजिक की बात है, किसमें सिर्फ मंत्रोच्चार की बात है। सब चीजों को लिखिए, ठीक है। सकल वास्कल क्या है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा नहीं प्रेजेंट है, ये सब चीजों को पता होना चाहिए यार। थोड़ा डिटेल में जाओ, जब भी इतिहास को पढ़ो थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश आप कीजिए, ठीक है।
अगला प्रश्न है नैनार कौन थे? भाई देखिए, आप जब आप साउथ वाला जो पोर्शन जाते हैं वहां पे आपको दो मिलते हैं, एक मिलते हैं अलवार, एक मिलते हैं नैनार। ठीक है, तो जो विष्णु जी को वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वो अलवार होते हैं, जो शैव धर्मान है तो नैनार होते हैं। ठीक है, तो शाक्त तो सूर्योपासक तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन जब उड़ीसा वगैरह में जाते हैं तो आप पे सूर्योपासक जैसे लोग भी मिलते हैं, वो भी इनकी तमाम वैरायटीज मिलती हैं। ठीक है, तो आपको वैष्णव धर्म अनुयायी जो अलवार होता है और शैव धर्माई जो नैनार होते हैं, क्लियर होना चाहिए। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वालों को नैनार कहा जाता था। नैनारों की संख्या 63 मानी गई है, अलवारों की संख्या 12 मानी गई है। कई बार ये नंबर भी पूछ लेता है, अगर नहीं भी पूछता है तो भी आपको याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि कई बार आप मुख्य परीक्षा में जब लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं, अगर इन पॉइंट्स को लिखते हैं तो उसका अलग असर पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बिहार में जी नहीं, उत्तर प्रदेश में जी नहीं, बंगाल में जी नहीं, बिल्कुल गुजरात में, जहां पे वल्लभी कैलेंडर जहां से निकलता है। जब आप कैलेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं, पंचांगों के बारे में पढ़ते हैं, तो वल्लभी कैलेंडर पढ़ेंगे, वल्लभी साम्राज्य पढ़ेंगे, वल्लभी से जुड़ा विश्वविद्यालय पढ़ेंगे, और ये कहां पे? गुजरात में। ठीक है, तो उत्तर इसका क्या है? गुजरात। ठीक है, वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर बंदरगाह के पश्चिमोत्तर खंबात की खाड़ी के मुहाने पे स्थित था। मान्यता अनुसार इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। ठीक है, भट्टारक ने की थी। एक चीज और, यानी भट्टारक कई जगहों में इस्तेमाल होता है कि परम भट्टारक। अगर आप हिंदी साहित्य के नाटकों से अगर जानते हो उनको, मतलब नाटकों को पढ़ा हो आपने, अवगत हो, सॉरी मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा था, तो आपको परम भट्टारक इस तरह के शब्द मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। खैर, हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पे मिला है? अब जब चैत्यगृह की बात आते हैं तो ये जो कार्ले है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैत्यगृह था। ठीक है, जो आपका लोनावला वाला जो एक्सटेंशन है वहां पे ये कार्ले की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह हमें कार्ले लोनावला महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पे मिलता है। हीनयान से जुड़ा हुआ है, क्या क्या चीज है कि एक ये हीनयान से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र में कहाँ पे? महाराष्ट्र में लोनावला वाला जो स्ट्रेच है वहां पे है। तीसरी बात क्या है कि ये विशालतम और सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह है। तो क्या है? चैत्यगृह है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट ऑल द फैक्ट्स एंड ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो सप्तवर्णी गुफा कहां पे स्थित है? सप्तवर्णी गुफा कहां पे आपके स्थित है? देखिए, जब हम बात करते हैं भारत जब शेप ले रहा था, जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, फिर 16 महाजनपदों की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक राजा का जिक्र आता है अजातशत्रु का। अजातशत्रु कौन थे, क्या थे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि जो पितृहंता कुल था उसके राजा कौन थे? बिंदुसार और बिंबिसार में क्या डिफरेंस है? बिंदुसार अगर क्या कहते हैं अशोक से जुड़े थे तो बिंबिसार किससे जुड़े थे? अगर बिंदुसार अशोक से जुड़ते हैं तो फिर चंद्रगुप्त किससे जुड़े थे? क्रम पता रखिए। महापद्मनंद किससे जुड़े हुए थे? ठीक, घनानंद किससे जुड़े हुए थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है, सिकंदर, वो किसके समय में आए थे? अगर पुरु ने उनको हराया तो पुरु वहाँ के राजा थे। चीज़ों को पता रखिए यार, ज्योग्राफिकली भी समझिए, ऐतिहासिक रूप से समझिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सप्तवर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी। अब जैसे लिखा है कि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। हमको पता है कि टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, टोटल 4 हुई हैं। ठीक है, पहला अजातशत्रु के काल में हुई है, दूसरा कालाशोका के काल में हुई है, तीसरा अशोक के काल में हुई है, चौथा कनिष्क के काल में हुई है। इन चारों बौद्ध संगतियों में अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल राजगिर में स्थित सप्तवर्णी गुफा में 480 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप किए थे। ठीक है, अगर महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी तो आप मुझे बताइए कि सर्वकामी ने किसकी की थी? अगर सर्वकामी इसमें थे तो किससे और नहीं जुड़े हुए थे? क्या कहते हैं, वसुमित्र, विष्णुगुप्त, बहुत सारे लोग हैं जो रखे हैं इससे, चारों जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी। और मुझे बताइए कि जो बुद्धिज्म है, ठीक है, जो बुद्धिज्म है, ठीक है, बुद्धिज्म है, मैं इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिख रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बुद्धिज्म जो हीनयान या महायान में बदलता है वो इन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल से जुड़ा हुआ है। क्या क्रम रहता है, कहाँ पे जाके एकदम डिवीजन आ जाता है? अगर सम्मित किसी से जुड़ते हैं और थेरावादन, स्थावरवादन जुड़ते हैं, अलग होते हैं, तो क्या कारण होते हैं? जब हीनयान महायान बट जाते हैं तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? कौन है
इनमें से कौन है जो बोधिसत्व को मानते हैं, कौन है जो नहीं मानते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला पूछ रहा है क्या कि अच्छा, सप्तवर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। ठीक है, यहाँ के बारे में बता दिए। संगीत बुद्ध के उपदेशों द्वारा 2 पिटकों में विभाजित किया गया। अब देखिए, जब हम त्रिपिटक की बात करते हैं, त्रिपिटक की बात करते हैं, ठीक है, त्रिपिटक की बात करते हैं तो पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब होता है बास्केट, जो आपकी बाल्टी टाइप से कह लीजिए, बास्केट जो होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगेन त्रिपिटक में क्या है? त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? त्रिपिटक में कौन सा है? सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक के बाद अभिधम्म, सॉरी, सुत्त पिटक के बाद विनय पिटक, विनय पिटक, और यहां पे आ जाता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिवली त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें क्या चीज लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या वर्णित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वर्णित है, किसने इसका संकलन किया है, किसने इनको बताया है, क्या क्या चीजें से जुड़ी हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? गंग की जी नहीं, काकती की नहीं, बिल्कुल होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है, द्वार समुद्र जो थी ये होयसल की राजधानी थी। द्वार समुद्र वर्तमान में होलबिल इसका नाम है, कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। तो कर्नाटक के कहाँ पे? हासन जिले में ये स्थित है। हासन या हासन दोनों नाम इसका आता है। ठीक है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ठीक है, महाभारत, मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका है कि इसका फारसी अनुवाद जो बदायूनी जी ने जो किया था, रज़्मनामा के नाम से किया था। लेकिन इसका जो मूल नाम है वो क्या नाम है? मूल नाम उसका जो है वो है जय संहिता, इसका मूल नाम है। ठीक है, ये जी नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो सही आंसर जय संहिता डी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। और आपको पता है कि एक कहावत है, प्राचीन कहावत है, कहानी है इनफैक्ट, जो गणेश भगवान है उनको क्या कहा जाता है? विघ्नेश्वर कहा जाता है। जब वेद व्यास स्टोरी कर रहे थे तो बता रहे थे, तो उन्होंने गणेश जी को चुना था लिखने के लिए। और गणेश जी ने पूरे महाभारत और गीता जो भी पूरा लिखा गया, इसको लिखने के दौरान उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला, एक चीज नहीं बोली। तो वहां पे एक बात उठ के आती है क्या कि वेद व्यास कहते हैं गणेश जी को कि विघ्नेश्वर धन्य है आपकी लेखनी। तो उनको विघ्नेश्वर कहते थे, विघ्नेश्वर, कोई भी विघ्न नहीं आता, इसीलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। ठीक है, ये से जुड़ी एक कहानी है, मैं जो है बता दूं आपसे। तो वेद व्यास ने इसकी की थी, इसको जय संहिता नाम था। इसमें केवल 8800 यानी 8800 श्लोक थे, बाद में बढ़ के 24000 श्लोक हो जाते हैं और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो महाभारत हो गया। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शस्त्र के नाम से, शस्त्र संहिता के नाम जाना गया और महाभारत कहा जाने लगा। यह 18 पर्व में विभक्त है। तो अब जैसे महाभारत का अगर आपको कालक्रम पढ़ना हो, 1 मिनट, ठीक है, अगर आपको महाभारत का कालक्रम पढ़ना हो तो महाभारत, ठीक है, जब महाभारत की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था जय संहिता। ठीक है, जब जय संहिता था तो इसमें कितने थे? 8800 श्लोक थे। ठीक है, बाद में इसका नाम भारत बनता है और इसके श्लोक हो जाते हैं 24,000 के आसपास। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम महाभारत या शतसहस्त्र संहिता, महाभारत संहिता हो जाता है और टोटल 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा, 100K से ज़्यादा के श्लोक हो जाते हैं और ये नाम हो जाता है। और इसी का जब फारसी में अनुवाद होता है, फारसी में अनुवाद होता है तो इसको क्या कहते हैं? रज़्मनामा कहते हैं। ठीक है, रज़्म मतलब युद्ध होता है, तो रज़्मनामा। ठीक है, और बदायूनी जो हैं वो उसके लेखक हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया था। सॉरी, बदायूनी इसके अनुवाद किया था, लिखा इसे वेद व्यास ने है। ये उनकी कहानी है महाभारत। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, बात किया जाए अगर अगले की, तो पूछ रहा है कि किस आलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, तो बिल्कुल भितरी स्तंभ लेख जो है, इसमें क्लियर स्तंभ है, चूंकि भितरी जो लेख है ये गाजीपुर जिला, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो गाजीपुर में सैदपुर एक तहसील है, वहां पर भितरी स्तंभ लेख है, जहां से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने हूणों को हराया था, जिन्हें कहा ही जाता है हूण जेता यशोधर्मा। तो मुझे बताइए कि यशोधर्मा किस कुल से, किस वंश से जुड़े हुए थे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के महान राजा। ठीक है, हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में इसमें हुआ, जिसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह से परास्त किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के अलावा एक और बड़े फेमस राजा जिन्हें हम
समुद्रगुप्त कहते हैं। इनकी महात्म्य को जरूर पढ़िएगा, जब भी आप गुप्त साम्राज्य पढ़िए तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था, ठीक है। अब इसने पूछा है प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा 1 2 3 4 के सब में ही है, ठीक है। तो जब पूछा जाता है, आप देखिए हर्षचरित बहुत फेमस किताब, लेकिन इसका नाम जुड़ा है किससे, बाणभट्ट से। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, तो ये तो बिल्कुल ही हट जाता है। तो 1 2 4 बचता है। अब जरा 1 2 4 को देखेंगे तो ऑप्शन आ जाता है बी, 1 2 4 आ जाता है, क्योंकि यही है ही। बाकी देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो सीधे से एक ऑप्शन आपके पास बनता है 1 2 और 4, सॉरी। सो दैट इज द आंसर। तो देखिए एलिमिनेशन एक आपको पता चल गया कि बाणभट्ट, अगर हर्षचरित ने मतलब हर्षचरित ने बाणभट्ट की रचना की है, तो एक से आपको क्लियर हो गया कि सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगर अगला प्रश्न यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, ठीक है। शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने दी थी। वो व्यक्ति कौन थे, उन व्यक्ति का नाम था मिस्टर दारा शिकोह जी। आपको ये पता होना चाहिए क्या कि दारा शिकोह जो हैं शाहजहां दो बहुत मानते थे, पर एक राइवलरी भी चलती थी। वो क्या थी, आप जब मुगल इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो आंसर है दारा शिकोह, ठीक है। सारे इनके पुत्र थे, लेकिन दारा शिकोह को उन्होंने की दी थी। क्यों दी थी, इन्हें शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर के नाम से किया था। तो क्या नाम था, दारा शिकोह उर्फ सिर ए अकबर। इन्हें शाह ए बुलंद की उपाधि कौन देते हैं, शाहजहां देते हैं, बिकॉज इन्होंने फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया था, और लगभग 52 उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद किया था। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था किसने, दारा शिकोह साहब ने, ठीक है। अब पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय में प्राप्त होता, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसमें कौन आता है, अगर क्रम से देख लीजिए तो मौर्य मिंटो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पे। मौर्य मतलब जो लॉर्ड मिंटो थे, मौर्य मिंटो रिफॉर्म जिनके सामने फेमस था, मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मौर्य मिंटो के बाद कौन आते हैं, मौर्य मिंटो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है, जिनके समय में आप दिल्ली दरबार की बात करते हैं। इनके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं, तो नंबर 2 पे ये आ गए, नंबर 3 पे ये आ गए, नंबर 4 पे लॉर्ड रीडिंग आते हैं। रीडिंग के बाद कौन आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका गांधी जी से कभी नाम जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, गोल में सम्मेलन में क्या रोल था, क्या नहीं था, सारी बातों को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था, तो यही जो नंबर 3 पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट मतलब बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का जो कानून था, उसके विरोध में जब डॉक्टर यशपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू विरोध कर रहे होते हैं, वैसाखी के दिन पे जलियांवाला बाग पे, वहां पे उन पे जो निहत्थी भीड़ पे वहां पे गोलीबारी हो जाती है, उनको वहां पे मार दिया जाता है, जिसपे गुस्सा के जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी उसके बाद अनशन में चले गए थे, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, उसमें बहुत बड़ा रोल इस आंदोलन का भी था, रॉलेट एक्ट का भी, अधिनियम का भी, और इस दौरान जो इसका विरोध हुआ उसका भी। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि इससे जुड़े पॉइंट क्या है, फैक्ट क्या है, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति को के रूप में अपनाया था, किसने अपनाया था, ठीक है। तो ब्रिटिश वस्तुओं की बहिष्कार राष्ट्रीय रूप में अपनाया गया था। अब देखिए आपको पता है कि एक बात हुई थी 1905 में बात क्या हुई थी, जहां पे बात की गई थी बंगाल विभाजन की। किसकी बात की गई थी, बंगाल विभाजन की, बंगाल के विभाजन की बात की गई थी। बंगाल विभाजन की जब बात हो रही थी तो बहुत सारे तरीके अपनाए गए, जैसे जो भारत की सांस्कृतिक गतिविधियां थी उसके द्वारा लोगों को जोड़ने की बात की गई। हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत से लेख बने, नाटक किए गए, प्ले हुए, लेकिन उसके साथ ही अंग्रेजों को थोड़ा सा मतलब डाउनवर्ड दिखाने के लिए, अंग्रेजों को उत्तर देने के लिए, अंग्रेजों की जो इस तरह की नीतियां थी, दमनकारी नीतियां थी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, उनको एक आईना दिखाने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात की गई थी। और जाहिर सी बात है 1905 में इसकी बहिष्कार की बात होती है, जहां बंगाल विभाजन की बात होती है, बंगाल विभाजन हो जाता है। फिर 1911 में एक होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, दिल्ली दरबार लगता है तो क्या होता है, दिल्ली राजधानी की बात होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। हम ये सीरीज करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। उद्देश्य क्या है कि
छोटा छोटे कैप्सूल में आपको स्फूर्तवान करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी विगत वर्षों के प्रश्नों के द्वारा, ताकि आप अपडेट रह सके। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन ना हो, हमें क्लियर हो, थॉट क्लियर हो, सारी चीजें क्लियर हो, ये हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। इसको लेके हम आते रहेंगे, ये चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में बताते हुए रहिए किन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है। समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप हमें बताइए, हम जरूर लेके आएंगे वो, ठीक है। तब तक के लिए अभी आपसे विदा लेता हूं। दोबारा वापस से हम लोग मिलेंगे, जब मिलेंगे तो वापस से और प्रश्नों पे डिस्कशन होगा, देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे, मुद्दों को देखेंगे, जुड़े विषयों को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, हर तरीके से देखेंगे, लेकिन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे थे स्टडी IQ PCS। शुक्रिया।